टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगमन और निगमन विधि। बेसिकली हम इस चैप्टर में शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे और आप अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए इसमें आगमन और निगमन विधि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और हर बार आगमन और निगमन विधि से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आगमन और निगमन का मतलब क्या है। तो देखो, आगमन का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों की प्राप्ति की क्रिया आगमन कहलाती है। अब बात यह आती है कि प्रत्यक्ष तथ्य होते क्या हैं, किसको हम प्रत्यक्ष तथ्य मानेंगे। प्रत्यक्ष तथ्य का मतलब ये होता है जो आपके सामने हो, आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया हो। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, एक तालाब में आप लकड़ी का टुकड़ा डालोगे, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा आपने डाला तो वो नहीं डूबता है, वहीं पर आपने सुई डाल दी तो वो डूब जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने कुछ तथ्य आए, ठीक है, कुछ तथ्य आपके सामने उपस्थित हुए और उन तथ्यों के आधार पर आपने एक सिद्धांत का निर्माण कर दिया कि आपने क्या बताया, आपने बताया कि अगर ऐसी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी में नहीं डूबेगी और अगर ज्यादा होगा तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, आगमन कहते हैं। निगमन क्या है? निगमन जस्ट इसका अपोजिट होता है। वह प्रक्रिया जिसमें पूर्ण निहित सिद्धांतों एवं सामान्य सत्यों द्वारा अज्ञात सत्यों को प्रमाणित किया जाता है, निगमन कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी सिद्धांत होता है पहले से ही। उस सिद्धांत का प्रयोग करके जो अज्ञात सत्य हैं या अज्ञात तथ्य हैं, तथ्यों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। मतलब तथ्य हमारा सही है या गलत है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है सिद्धांत के द्वारा, सिद्धांतों का प्रयोग करके। तो वो कहलाती है निगमन। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा नीचे करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आगमन विधि। आगमन विधि के जो जनक माने जाते हैं, देखो वो माने जाते हैं फ्रांसिस बेकन। अब आप कहोगे नहीं सर इसके तो अरस्तू होते हैं। नहीं, इसके अरस्तू नहीं है, फ्रांसिस बेकन ने इस विधि को दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया? सबसे ज्यादा प्रयोग किया था इसको अरस्तू ने, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग किया था इसको अरस्तू ने, इसको प्रयोग किया था सबसे अधिक बार, ठीक है। लेकिन इसके जो जन्मदाता हैं वो फ्रांसिस बेकन माने जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका ऑप्शन में फ्रांसिस बेकन भी आ गया और अरस्तू भी आ गया तो आप फ्रांसिस बेकन को लगाओगे। अगर फ्रांसिस बेकन नहीं आता तो आप अरस्तू को लगाओगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगमन विधि का मतलब होता क्या है? प्रत्यक्ष अनुभवों, प्रयोगों एवं उदाहरणों का अध्ययन कर कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया था आगमन का मतलब क्या है। हम प्रत्यक्ष अनुभव या प्रयोग एवं उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तालाब है और इस तालाब में हम क्या कर रहे हैं, इस तालाब में मान लो हमने लकड़ी का टुकड़ा डाला तो वो नहीं डूबा, लेकिन सुई डाल दी वो डूब गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया, प्रयोग किया, ठीक है। तो उनका प्रयोग करके हमने क्या किया, कुछ सामान्य नियम बना लिए, कुछ सामान्य नियम बना लिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आगमन विधि कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर सामान्य नियम बनाते हैं। इसके अलावा देखो, एकत्रित या ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उस पर निर्णय लेते हैं कि ये तथ्य सही है या गलत है। अगर तथ्य सही होता है, इसको प्रमाणित कर दिया जाता है तो वो हमारा सिद्धांत बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इसकी विशेषताएं हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। देखो, मैंने बताया भी कि पहले हम क्या करेंगे, उस चीज को देखेंगे, समझेंगे। अगर वो चीज प्रमाणित हो जाती है तभी हम उसको सिद्धांत बनाएंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इस विधि की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, विशिष्ट कार्य के आधार पर कुछ तथ्य हमें मिलेंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम उसका सामान्य सिद्धांत बना लेंगे, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब क्या होता है, इसमें हम जब कोई भी चीज ऑब्जर्व करेंगे तो एज ए होल मतलब ऑब्जर्व करते हैं, एज ए होल देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आपने पेड़ देखा, ठीक है। जब आपने पेड़ देखा तो आप क्या करोगे, उसको पेड़ को पूरा देखोगे, ठीक है, पेड़ को पूरा देखोगे। फिर जब आप पेड़ को पूरा देख लोगे कि हाँ ये जो है इसकी जड़ होती है, ये पत्ती होती है, इस तरीके से ये होता है, तब आप क्या करोगे, फिर आप सोचोगे कि मैं इसके अंदर जाके इसकी स्टडी करूं,
ठीक है। अंदर जाकर के मतलब इसमें देखूं कि कौन किस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, इसमें जाइलम का वर्क क्या होता है, फाइलम का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह इसको हम कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके अलावा देखो आगमन विधि के गुण, आगमन विधि के गुण यहाँ पे हम समझेंगे क्या होते हैं। व्यवहारिक जीवन के लिए लाभप्रद होती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मान लो अगर हम किसी भी चीज को उदाहरण के माध्यम से सीख रहे हैं तो वो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होती है, क्योंकि हमें जीवन में नए नए अनुभव इससे प्राप्त होते हैं। फिर ज्ञान मस्तिष्क का स्थायी अंग, इसमें क्या होता है, अगर आगमन विधि से हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। तीसरा जो है खोजने का प्रशिक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो हैं खोजने का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को आगमन विधि में, जिससे कि क्या होता है उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसकी और दो विशेषताएं, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। नीचे मैंने आपको सारी एक साथ लिख दी है, देखो ये सारा यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया है। इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब यह है कि सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में खोजेंगे जो हम उन्हें जानते हैं। फिर जानने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका सिद्धांत बना लेंगे और उस सिद्धांत के माध्यम से हम उन चीज़ों के बारे में खोज करेंगे जिनको हम नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद देखो सरल से जटिल की ओर, ये तो बताइए आपको। ठीक है, ये जो है ये वाला सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है इसका, या फिर आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये अब हम आगे बढ़ जाते हैं। निगमन विधि, अब हम पढ़ेंगे निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि इसको हम कहते हैं डिडक्शन मेथड। ठीक है, डिडक्शन मेथड इसको कहते हैं। इसके जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जो आगमन विधि के जनक माने जाते हैं वो फ्रांसिस बेकन है, लेकिन फिर भी अरस्तु ने उस पर सबसे ज़्यादा वर्क किया था, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। इसीलिए अगर फ्रांसिस बेकन ऑप्शन में नहीं आता तो आप अरस्तु लगाओगे आगमन विधि में, लेकिन निगमन विधि के अरस्तु ही, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं, बच्चा नियमों का आत्मसात करके तेजी से सीख जाता है। इसमें हमने क्या करते हैं, इसमें बच्चे को पहले नियम बता देते हैं कि बेटा ये जो है इसका नियम है, आप इसका प्रयोग करके इस चीज को सीखोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने बच्चे को ये बता दिया पहले से ही कि जो है लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है और सुई पानी में नहीं तैरती है। तो बच्चा क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, इसको बस ज्यादा खोजबीन तो करेगा नहीं, डायरेक्टली समझ जाएगा कि हाँ लकड़ी का जो भी चीज लकड़ी की बनी होगी वो तैरेगी और जो भी चीज लोहे की बनी होगी वो डूब जाएगी। तो इस तरीके से वो अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। ठीक है, इस चीज को। ठीक, तो ये हो गई आपकी निगमन विधि। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। मैंने बताया ना कि इसमें पहले बच्चे को नियम बता दिया जाता है, फिर उसको उदाहरण की ओर ले जाया जाता है, फिर ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, इसके बाद देखो अज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। जस्ट आप आगमन का क्या कर दोगे, आगमन का उल्टा कर दोगे। ठीक है, चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी की विधि के जो जनक माने जाते हैं वो जोहन हेनरी पेस्टोलॉजी माने जाते हैं, जोहन हेनरी पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया इस विधि में कि इन्होंने पेडागोजी पे बल दिया था। पेडागोजी मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान पर बल दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में कैसे सीखते हैं। ठीक है, बच्चे किस विधि से ज़्यादा सीखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से पेडागोजी पर अधिक बल दिया था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सब कुछ सीखता है। तो ये थे पेस्टोलॉजी विधि। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्वानुभाविक या ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि। इसके जो जनक माने जाते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग जनक माने जाते हैं। और इसमें ह्यूरिस्टिक विधि इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो ह्यूरिस्टिक है इसका मतलब होता है अन्वेषण। इस विधि में हम क्या करते हैं, बच्चा खोजबीन करके सीखता है, किसी भी चीज को अपने आप खोज करके सीखता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें शिक्षक अध्यापक की होता क्या, अध्यापक की इसमें परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकाल करके अध्यापक को समस्या का उत्तर देता है। तो ये चीज हो जाती है आपकी ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि। इसके अलावा अब हमारी विधि है किंडरगार्टन विधि। इसके जो जनक माने जाते हैं वो फ्रॉबेल माने जाते हैं।
इसमें देखो, इसमें इन्होंने बताया कि जो स्कूल है वो बच्चों का बाग है। इन्होंने स्कूल की तुलना जो है एक तरीके से बाग से की है, जहाँ पर बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया भी है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, अब इस पद्धति के लाभ क्या हैं? इस पद्धति के लाभ जो हैं, इसमें शिशु शिक्षा पर बल दिया गया है। और देखो दूसरा है, खेल द्वारा शिक्षा पर यह विधि बल देती है। इसके अलावा यह विधि बालकों की स्वतंत्रता पर भी बल देती है। ठीक है, कि बालकों को अपने अकॉर्डिंग जो है सीखना चाहिए, वातावरण के द्वारा वो अपने आप ही सीख जाते हैं। व्यक्तित्व की विभिन्नताएं भी बल देती है। इसका जो पद्धति के लाभ हैं वो क्या है? ये व्यक्ति की विभिन्नताओं को, व्यक्तित्व की विभिन्नताओं को भी बता देती है। ठीक है, फिफ्थ है सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास इस पद्धति के द्वारा बच्चों में डेवलप होता है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। जब एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि सामाजिक भावना का विकास बच्चों के अंदर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं मॉन्टेसरी पद्धति के आगे। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? देखो, मॉन्टेसरी पद्धति जो है ये मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। इसके जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया था? कम बुद्धि बालकों को खेल विधि से सिखाने पर इन्होंने बल दिया था। इन्होंने बताया कि अगर कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनको उनके शिक्षण विधि का तरीका हम खेल विधि कर दें तो वो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था कि मानसिक कमजोरी इंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही बच्चे के अंदर कम बुद्धि है। होता क्या है कि बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनको उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, इसीलिए बच्चा जो है कमजोर हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया है? खेल विधि पर अधिक बल दिया है। इसके अलावा देखो, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल दिया है। मैंने अभी आपको बताया ही था कि इनका कहना था कि अगर हम बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को सही तरीके से प्रशिक्षण दें तो होगा क्या? तो वो बच्चे अधिक बुद्धि वाले बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता पर बल। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे को वातावरण से सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है। इसके अलावा देखो, स्व शिक्षा पर बल। स्व शिक्षा पर बल, स्व शिक्षा मतलब जो है अपने खुद की जो है सेल्फ स्टडी पर उन्होंने बल दिया कि बच्चे खुद ही सीखें इस चीज में। ठीक है, इसके अलावा देखो दंड का बहिष्कार। दंड का बहिष्कार, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने दंड के खिलाफ सख्त ही कहा है कि दंड बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे हम बढ़ जाते हैं, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, इसके जनक माने जाते हैं वो किलपैट्रिक माने जाते हैं। अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करता है। अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके इसमें समस्या उत्पन्न करता है। इसमें होता क्या है? बच्चे फिर उस समस्या को लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे बच्चे और टीचर्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो टीचर क्या करेगा? एक समस्या उत्पन्न कर देगा और उसी समस्या पर होगा क्या? टीचर बच्चों से कहेगा कि आपको इस पर प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों की इच्छा अनुसार दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। और इसके जनक कौन है? आपके किलपैट्रिक इसके जनक है प्रोजेक्ट विधि के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, डाल्टन विधि पर आते हैं। डाल्टन विधि क्या है? ये जो है 1920 में कुमारी हेलन पार्क हाश द्वारा इस विधि को डेवलप किया गया। और ये किस पर बल देती है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, इसमें जो है ये स्वयं क्रिया व अनुभव से सीखना, ये जो विधि है वो कहती है कि बच्चे को स्वयं क्रिया और अपने अनुभव से सीखना चाहिए। इसके अलावा देखो, निश्चित समय में निश्चित कार्य करना, बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना चाहिए जिससे कि बच्चे निश्चित समय में निश्चित कार्य कर सकें। इसके अलावा देखो, बालकों में उत्तरदायित्व एवं स्वावलंबन की भावना विकसित करना। ठीक है, ये भी चीज इस पद्धति की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है ये कि शिक्षक व बच्चों के मध्य गहरा संबंध विकसित करना। तो ये था डाल्टन पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ये जो है आपका वीडियो यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें सारी विधियां लगभग कवर कर दी हैं। बाकी और भी विधि होती हैं जैसे व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जो इंपॉर्टेंट विधियां थी मैंने इस चैप्टर में डिस्कस कर दी। ठीक है, अब आपको अगर आप सीटेट पढ़ रहे हो तो आपको केवल आगमन और निगमन विधि ही पढ़नी है, ये चीज आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर